स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिफ्यूजन को डिस्कस किया था। इससे पहले कि हम ऑस्मोसिस को डिस्कस करेंगे, थोड़ा हम रिकैप करेंगे डिफ्यूजन क्या है। पिछली दफा मैंने आपको बता दिया था डिफ्यूजन is the net moment of anything. I mean anything. It is the diffusion is the net moment of anything. When I say anything, मैं आपको कहता हूं डिफ्यूजन में मोमेंट हो सकता है एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये मैंने आपको डिफ्यूजन में बता दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि डिफ्यूजन में चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स मूव होते हैं उस रीजन से जहां ये हायर कंसंट्रेशन में है। किस रीजन तक? जहां ये लोअर कंसंट्रेशन में है। इसमें हमने डिफ्यूजन बता दिया था। आज ऑस्मोसिस जो हमारा टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो ए डिफ्यूजन, बट इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। व्हाई? बिकॉज इन ऑस्मोसिस वी टॉक ओनली ऑफ वाटर, while as in diffusion we talk of water also, but in addition to water we talk of anything, whether it is a solid, whether it is लिक्विड, वेदर इट इज गैस, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, जब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब मूव करेगा तो हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस में हम सिर्फ और सिर्फ वी टॉक ओनली अबाउट द मोमेंट ऑफ वाटर। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ मोमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस in solutions, because one thing is clear about diffusion and osmosis. Diffusion can take place in any type of media, whether it is a solid media, whether it is liquid or gaseous. But osmosis जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडिया में पॉसिबल है। So here in osmosis we need also a membrane. Why? We say, हम लोग कहते हैं diffusion, osmosis is the moment of solvent particles, solvent molecules, water molecules, from the region of their own higher concentration to the region of their own lower concentration across a semi-permeable membrane. क्योंकि ये ऑस्मोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस में होता है। लिहाजा सॉल्यूशंस में होने की वजह से इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम दो सॉल्यूशंस के दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, then what will happen? These two solutions will mix up, right? And a homogeneous solution will be formed. Our purpose will not be served. There will be no movement from one solution to the other solution. So, आज जो हमने ऑस्मोसिस में दो नई चीजें सीखी है, one is that osmosis is only the moment of water molecules, while as diffusion was the moment of water molecules as well as other molecules.
molecules, solid molecules, gaseous molecules. Okay, one, it only the movement of water molecules. And also across the semi-permeable membrane. This semi-permeable membrane was not required in, diffusion. यहाँ पे ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है. दिस इज मस्ट. बिकॉज अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो सॉल्यूशंस को के दरमियान में दो सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर दो सॉल्यूशंस मिक्स अप हो जाएगी, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मोमेंट पॉसिबल नहीं होगा. तो लिहाजा हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोसिस में. ठीक है. अब हमने ये देखना है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है. देखिए, जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं ये तीन किस्म के बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं. ठीक है. वन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन. इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है जो किसी भी चीज को अपने थ्रू पास ऑन नहीं होने देता है. दिस इज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन. That membrane which doesn't allow anything to pass through it. Okay. Then one more membrane is freely permeable membrane. These are those membranes, freely permeable membranes, which allow everything to pass through them. They allow both solvent and solute to pass through them. इनके थ्रू फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं, इनके थ्रू कोई भी चीज पास हो सकता है, चाहे सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो. व्हाई? बिकॉज आपको पता है ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इन मेम्ब्रेन्स में पोर्स होते हैं. राइट. फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन्स के जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स का साइज बिग होता है. बिग साइज होने की वजह से ये पोर्स अपने थ्रू किसी भी चीज को जाने देते हैं. ठीक. देन इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा एक मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को अपने थ्रू पास होने देगा, सॉल्वेंट को, लेकिन सॉलिड को रोकेगा, सॉलिड को नहीं जाने देता है. इसीलिए हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोसिस में, क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही जाना है, ऑस्मोसिस में वाटर को ही मूव होना है. तो ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेसेसरी है, क्योंकि ऐसा एक मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू जाने देता है. अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते तो फिर दूसरा कोई फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसमें आयन भी, एटम भी, मॉलिक्यूल भी, सॉलिड फूड भी ज्यादा, तो ये फिर डिफ्यूजन में कन्वर्ट होगा. हमने ऑस्मोसिस करने के लिए सॉल्यूशंस चाहिए, जबकि डिफ्यूजन के लिए ये जरूरी नहीं है. आप इसको सॉलिड में भी कर सकते हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी. हमें ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, जबकि डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है. हमें उसमें फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत है, क्योंकि डिफ्यूजन में हमने मूव करना है एनीथिंग, चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, व्हाटएवर. राइट. दिस इज ऑस्मोसिस. नाउ लेट अस सी let us define this osmosis. Before defining an osmosis, we have to go through certain examples. हम लोग examples देखिए, यहाँ पे दो हम लोग solutions बनाते हैं. Let us prepare two solutions. ठीक है. एक solution dilute solution है, right? एक solution concentrated solution है. ठीक है. डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता है. हियर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वी हैव टू बी वेरी सिंपल. हमें
में बहुत सिंपल, we don't want to be very technical because these things, solutions, solute, solvent is also there in chemistry solutions. Here you may be sorry, there you may be technical, but here in osmosis we have to be very simple, right? Dilute solution is a solution in which the number of free water molecules is more, while as concentrated solution is a solution in which the number of free water molecules is lesser as compared to dilute solution. अगर इस बात को मैं दूसरे तरीके से समझा दूं, ये एक सॉल्यूशन हमने बनाई है, इसमें हमने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, राइट? 1 लीटर पानी में हमने 2 चम्मच नमक डाले हैं, ओके? ये एक सॉल्यूशन बनाया है। ये सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में 5 चम्मच, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसलिए है कौन वाली, जिसमें 1 लीटर में 5 चम्मच नमक या 5 चम्मच साल्ट हमने डिसॉल्व किए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंसंट्रेटेड, ठीक है ना? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। ऐसी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम है मिकदार में, अमाउंट में, और सॉल्वेंट ज्यादा है, इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जैसे सॉल्ट, ठीक है ना, जबकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दूं, डिफाइन करेंगे ऑस्मोसिस, इट मींस इफ वी विल डिफाइन ऑस्मोसिस इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, हियर इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट, वी से दैट इट इज द मूवमेंट ऑफ water molecules from dilute solution to the concentrated solution. Why? Concentrated solution is a solution which has concentration higher than the dilute solution. There the concentration is high, but the number of water molecules is low. Here the concentration is low, but the number of water molecules is more high. ठीक है? तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूं इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड what this concentration of a solution means. Okay, what this concentration of a solution means. Concentration of solution. First of all, let us go to the basics. हम लोग बेसिक्स को जाएंगे, ठीक है? कैसे? हम लोग कहते हैं, ये जो हमारे प्रीवियस क्लासेस है वहां से हम सुनते आए हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, राइट? सॉल्वेंट वाटर हो गया, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्ट है, सॉल्यूट शुगर है, तो सॉल्वेंट इज दैट सबस्टेंस, इफ आई मे से, इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड. ओके, सॉल्वेंट क्या है? इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, व्हाइल एज सॉल्यूट है which is dissolved in solvent, right? Let us now understand this concentration. Suppose this is a solution, okay, and this is another solution, right? Here 1 liter, suppose this is solution A and this is solution B. Here in 1 liter water हमने 2 चम्मच 2 स्पून सॉल्ट ऐड किए हैं
1 लीटर वाटर में सोल्यूशन ए में 2 स्पून सॉल्ट ऐड किए, यहां पे 1 लीटर वाटर में राइट हमने 3 स्पून सॉल्ट ऐड किए। कौन सा सोल्यूशन, ए सोल्यूशन एंड बी सोल्यूशन, आउट ऑफ द 2 सोल्यूशन, ए सोल्यूशन एंड बी सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड होगा? ऑब्वियसली बात है, जब आपसे पूछा जाएगा कि इन 2 सोल्यूशंस में आपको ज्यादा नमकीला कौन सोल्यूशन लगता है, तो आप बता दोगे कि सर ये बी सोल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की तादाद ज्यादा है, 3 स्पून, राइट, जबकि ये कम कंसंट्रेशन वाला है, राइट, क्योंकि इसमें 2 स्पून राइट नमक है। तो इस एग्जाम्पल में वी कैन इन अदर वर्ड से दैट concentration of solution is equal to or is directly proportional to amount of solute dissolved in it। ठीक है, हम लोग कहते हैं concentration of solution is directly proportional to the amount of solute dissolved in it, dissolved in this solution, amount of solute dissolved in it। It means concentration of solution, जितना ज्यादा आप solute सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे उतना ज्यादा इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होगी, उतना ही हाई होगी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। वही मेरा कहने का मतलब है, दैट आई वांट टू टेल यू, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन इट, राइट। दिस इज वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसंट्रेशन। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज दिस कंसंट्रेशन। नाउ कम टू अनदर एग्जांपल। यहां पे हम 2 और सॉल्यूशंस बनाते हैं, राइट। यहां पे पिछली एग्जांपल में हमने 1 लीटर यूनिट वॉल्यूम पानी सेम था, जबकि सॉल्वेंट सेम था, 1 लीटर और 1 लीटर, ठीक है ना, जबकि सॉल्यूट डिफरेंट था, 2 चम्मच 3 चम्मच। पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं। अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग सॉल्यूट सेम रखेंगे। मान लीजिए यहां पे 2 स्पून सॉल्ट सॉल्यूशन एक्स में, ठीक है, सॉल्यूशन एक्स में 2 स्पून सॉल्ट, जबकि सॉल्यूशन वाई में 2 स्पून सॉल्ट, ठीक है। यहां हमने सॉल्यूट को सिमिलर रखा है, बट सॉल्वेंट को डिफर किया है। यहां 1 लीटर पानी, यहां 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, ठीक है। एक बार फिर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2 एग्जाम्पल्स को कंपेयर कर रहा हूं। पुराना एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल जो था उसमें पानी सेम था, 1 लीटर 1 सोल्यूशन में, 1 लीटर 1 सोल्यूशन में, राइट। लेकिन ये जो सॉल्यूट है सॉल्ट, राइट, ये डिफरेंट था। पहले वाले सॉल्यूशन में 2 चम्मच, दूसरे वाले सॉल्यूशन में 3 चम्मच। फिर हमने कहा था 3 चम्मच वाला सॉल्यूशन जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड है। उसके बिना पे हमने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। ओके, नाउ दिस एग्जांपल, यहां पे हमने सॉल्वेंट को डिफर किया, 1 लीटर और 2 लीटर, उसमें सॉल्वेंट कितना था, 1 लीटर, लेकिन सॉल्यूट को सेम कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। यहां पे 2 स्पून और 2 स्पून। आपके हिसाब से कौन सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा इन 2 में? वो कौन सा सॉल्यूशन है? 1 लीटर पानी में 2 चम्मच, 2 लीटर पानी में 2 चम्मच। यहां ये कॉम्प्लेक्स थिंग्स को समझने के लिए यहां आपको डिफिकल्टी आ सकती है। अभी मैं बोल रहा था आपको, वी हैव नॉट टू बी टेक्निकल इन बायोलॉजी, राइट।
वो मोलैरिटी का हमें उतना ज्यादा, हमें सिंपल टर्म्स में ऐसे समझना है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। देखिए यहां 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक, राइट, पहले एक्स सोल्यूशन में। वाई सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, 2 लीटर पानी में 2 स्पून, वो 1 लीटर में अगर इस दूसरे सोल्यूशन के इस दिए हुए ये जो हमारे पास डेटा है इसको हम थोड़ा एक्सपैंड कर लें। 1 लीटर में 1 स्पून, ठीक है ना, 1 लीटर में 1 स्पून। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं वाई सोल्यूशन को। इट मींस 2 लीटर में 2 स्पून, ठीक है, ये मैंने कहा। अब मेरे पास ये सिचुएशन है, 2 लीटर में 2 स्पून, 1 लीटर में कितना है, 1 स्पून। यहां पे 1 लीटर में कितना है, 1 लीटर में कितना है, 2 स्पून। यहां पे 1 लीटर में कितना है, 1 स्पून। तो इन 2 सॉल्यूशंस में हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपके हिसाब से कौन होगा? थोड़ा कंफ्यूज होने के बाद आप जरूर कहोगे कि सर ये है, ये इस एक्स सॉल्यूशन। भाई क्योंकि 2 स्पून 1 ही लीटर में डिसॉल्व किए गए हैं। यहां पे 1 ही लीटर में अगर हम यहां पे 1 लीटर का ले लेंगे 1 स्पून, ये तो कम कंसंट्रेटेड है। यहां पे 1 लीटर में 2 स्पून, यहां 1 लीटर में 1 स्पून। लिहाजा दिस इज द हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट इज एक्स एज कंपेयर टू वाई। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के बिना पे अगर मैं आपको कहूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। उसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे उतनी ज्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी। यहां आपने 2 लीटर 1 लीटर में 1 ही चम्मच इस्तेमाल किया है, लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन कम है। यहां आपने 1 लीटर में 2 स्पून एक्स सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो मैंने सिंपल अपने हिसाब से इक्वेशंस बनाई है, अगर एक इक्वेशन जो ये है और इस इक्वेशन के साथ इसको मिला दिया जाए, पहली इक्वेशन हमारी है concentration is directly proportional to the amount of solute dissolved in solution, right? दूसरी इक्वेशन हमारे पास है concentration of solution is inversely proportional to the amount of solvent। तो इन दो को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास मिलेगा concentration of solution is equal to solute over सॉल्वेंट। अगर फिर परसेंटेज में निकालना हो तो फिर वो केमिस्ट्री वाले इसमें वो बड़ा एक फॉर्मूला देते हैं, मोलैरिटी 100 वगैरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अब ये है सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट, ठीक है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट in the concentration. This is how we can calculate the concentration of a solution. Because by 2 examples, हमको ये समझ में आ गया how we can see the impact of solute and solvent in a solution. ठीक है, तो biological systems में ये जो solvent है ना, it is water. All the solutions जो है उनमें सॉल्वेंट जो है बायोलॉजिकल वाटर सिस्टम्स में वाटर है, ठीक है। तो लिहाजा ऐसी सॉल्यूशन जिनमें वाटर को एज सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, राइट, दोज आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशंस, राइट। नाउ इस प्रोसेस को समझने के लिए नाउ हम और एक एग्जांपल दे देते हैं। लेट्स नाउ discuss osmosis in terms of
आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को जहन में लेके लेट अस नाउ डिस्कस एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस ऑस्मोसिस इज एक्चुअल। ठीक है, लेट्स मेक टू सॉल्यूशन। यहां पे दो सॉल्यूशन बनाते हैं। एक सॉल्यूशन में 20 चम्मच नमक को हमने डिजॉल्व किया है 5 लीटर पानी में। ठीक है, इस सॉल्यूशन का नाम हम रहेंगे पी सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें हमने 25 स्पून सॉल्ट को डिजॉल्व किया है 6 लीटर पानी में, 6 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, हम लोग ऑस्मोसिस यहां पे डेवलप करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम दो सॉल्यूशंस बना रहे हैं। इन दो सॉल्यूशंस में पानी का जो मूवमेंट होगा कहां से कहां होगा, इस सिलसिले में हमने दो सॉल्यूशंस बनाए। एक सॉल्यूशन में 20 स्पून का सॉल्ट हमने इस्तेमाल किया है और उनको डिजॉल्व किया है 5 लीटर वाटर में। दूसरे सॉल्यूशन में 25 स्पून ऑफ सॉल्ट को 6 लीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। इस सॉल्यूशन को पी सॉल्यूशन रखा है नाम, लेबल किया है, इसको क्यू सॉल्यूशन नाम रखा है। पी 20 चम्मच पानी 5 लीटर वाटर में, क्यू 25 चम्मच नमक, सॉरी 6 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशंस में हमने पहले कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, क्योंकि चाहे डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, जब चीजें मूव हो जाती है, ये इनके लिए मूव होने का ये जो फोर्स होता है, द फोर्स यूज्ड टू ड्राइव द मोमेंट इज द ग्रेडियंट, दैट मीन्स डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है, ग्रेडियंट होता है, वही एक फोर्स चीजों को मूव कराता है हायर रीजन टू लोअर रीजन, चाहे डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो। तो लिहाजा हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। दो सॉल्यूशंस के ये जो डेटा हमको दिया गया है, सबसे पहली चीज जो है वी हैव टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीस सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए वी कैन डू इट इन 2 वेज। हम लोग इस पी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं 20 ग्राम्स, ठीक है, सोल्यूट बाय सॉल्वेंट, जैसे सॉरी ओवर 5, राइट, या 25/6। ये तो एक तरीका है। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा तरीका है जिसमें हमें ये वाटर यानी कि सॉल्वेंट इक्वल हो जाएगा। वी कैन डू इट इन अ सिंपल वे, जस्ट टू अंडरस्टैंड। हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो पी सॉल्यूशन का 5 लीटर पानी है, इस 5 से हम लोग 25 क्यू सॉल्यूशन वाले 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 125 स्पून। ठीक है, फिर इस 5 से 6 को, इट मीन्स 30 लीटर्स ऑफ वाटर, राइट। अब हमारे पास दिया गया है कंसंट्रेशन, इसमें क्यू सॉल्यूशन में अब हमारे पास 125 स्पून 30 लीटर पानी में, राइट, डिजॉल्व किए गए हैं। नाउ क्यू सॉल्यूशन का देखते हैं। यहां पे 6 लीटर पानी से 6 से हम लोग 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो 120 हो गए ना, 120 स्पून, राइट। फिर 6 को 5 लीटर पानी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 30 लीटर्स हुआ ना। ये हमने क्यों के लिए नई कंसंट्रेशन डिटरमाइन करी, कैलकुलेट करी। इसमें हमको ये फायदा हुआ कि क्लियर एक्सप्लेन होने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए, यहां पे अब हमारे पास क्यू सॉल्यूशन में भी और पी सॉल्यूशन में भी
यूनिट वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम है वाटर का, 30 लीटर पानी और 30 लीटर पानी, जबकि पहले तो जो था ना दैट वाज 5 लीटर वाटर एंड 6 लीटर वाटर। इसमें हमारे पास कंफ्यूजन था कि इन दो पी एंड क्यू सॉल्यूशंस में कौन सा सॉल्यूशन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डिटरमाइन करने के लिए हमें दुश्वारियां हो जाती। अब हमने हमारे पास जो कैलकुलेशन इसकी कंसंट्रेशन की है, ठीक है, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन में राइट 125 चम्मच नमक को डिजॉल्व किया गया है 30 लीटर पानी में, और पी सॉल्यूशन में 120 स्पून सॉल्ट को 30 लीटर्स ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो अब आपके लिए आसान है, अब देखिए इन दो में से किस सॉल्यूशन की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। ऑब्वियसली ये तो जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन की होगी, 30 लीटर पानी 25 चम्मच नमक, 125 चम्मच नमक, इसमें तो कम होगी, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन की 30 लीटर पानी 120 ही चम्मच, यहां 5 चम्मच का फर्क है। तो इसमें हमने दो सॉल्यूशंस देखी, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है, पानी बराबर है, सॉल्वेंट बराबर है, सोल्यूट डिफरेंट है, ठीक है, इसमें 125 चम्मच है। तो लिहाजा any solution which has concentration higher than other solution, इस solution की concentration, this is known as hypertonic, hypertonic solution, इसको hypertonic है। क्यों? क्योंकि इसकी solution concentration higher है इस solution से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब हम पी सॉल्यूशन की बात करें, यही बात हम रिवर्स करके बोलेंगे। इस पी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्यू सॉल्यूशन से लोअर है, तो ऐसा सॉल्यूशन एनी सॉल्यूशन विच हैज लोअर कंसंट्रेशन इन रेस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक। व्हाट इज दैट नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इन दोनों की इक्वल सॉल्यूशन ये कंसंट्रेशन होती, मान लीजिए 30 लीटर में 120 और 30 लीटर में 120 चम्मच होते, तो ऐसी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के इक्वल हो, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पे यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, as such these hypertonic and hypotonic terms, these are comparative, these cannot be used separately. No solution can be either hypotonic or hypertonic if it is taken into consideration separately. It is only hypertonic or hypotonic in relation to some other solution, because when you have to make happen the process of osmosis, you have to take two solutions. You have to take two solutions. So I was here just explaining you. There is a confusion that given solution can be hypertonic and hypotonic. It can't be. It's a single solution. It can only be hypertonic or hypotonic in respect to the other solution. इसीलिए यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको, ये जो 30 लीटर पानी में 25 चम्मच नमक वाली सॉल्यूशन है, ये हाई कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन है। हाई कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशंस को हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, जिससे जो इसके पास में सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन को हमने सेपरेट किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, मान लीजिए ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इस सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन, एनी सॉल्यूशन व्हिच हैज लोअर कंसंट्रेशन एज कंपेयर्ड टू अदर सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। अब आइसोटोनिक, अगर दोनों सॉल्यूशंस में यहां पे 30 लीटर पानी में 120 चम्मच नमक डिसॉल्व हुए होते और यहां पे भी सेम होता, तो फिर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। हम कहते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन
is a solution which has equal concentration in relation to the other solution. Now here is the point. यहाँ आपको whole tracks bottom line osmosis की समझनी है. आपके हिसाब से यहाँ P solution और K solution में, ठीक है, आप कहां से कहां की जानिब मोमेंट ऑफ वाटर देखोगे? ऑस्मोसिस डिस्कस करते हैं ना, ठीक है. लेट्स गो बाय टू वेज. एक है, अगर ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मैंने आपको अभी कहा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसमें नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम होता है, ठीक है ना. तो लिहाजा ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. इसका दूसरा नाम है हाइपरटोनिक. सपोज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेस, ठीक है ना. ये लोअर कंसंट्रेशन की है. दिस इज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मोर. अब आप बता दीजिए, ठीक है. हम लोग कहते हैं, दो चीजें कहते हैं ऑस्मोसिस में. तो इसमें ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है. इन्हीं की तो बात करते हैं ना. वी से दैट ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ movement of water molecules from a region of their own higher concentration. यहां हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल टू ए रीजन ऑफ देयर ओन लोअर कंसंट्रेशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम तादाद में थे. दिस इज वन डेफिनेशन. यहां लोगों को फिर कंफ्यूजन हो जाता है. कैसे? हम लोग कहते हैं दिस, अब ये देखिए यहां से आया ना, यहां से द ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ही तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा. तो लिहाजा लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. When we say that the movement of water in osmosis takes place from a lower concentrated solution to higher concentrated solution, when these two solutions are separated by a semi-permeable membrane, this is known as osmosis. ठीक है. तो यही हमको कंफ्यूज करता है, क्योंकि हमने डिफ्यूजन में सिर्फ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना. यहां बोथ हायर कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स ए रीजन इन विच ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन देयर ओन हायर कंसंट्रेशन. दैट इज दैट. बट वी कैन आल्सो डिफाइन ऑस्मोसिस बाय सेइंग दैट इट्स द diffusion of, is the movement of water molecules from a lower concentrated solution, that means dilute solution, to the higher concentrated solution. Right? This is what actually is the osmosis. In osmosis, both lower concentrated solution to higher concentrated solution, water molecules are movement. या water molecules जिस जगह पे higher concentration में हो, वहां से वो मूव करते हैं lower concentration. So you should always remember that if you want to make the process of osmosis happen, you have to create a difference gradient in concentration. आपको या even for that matter आपने diffusion में भी बता दिया है, अंडरस्टैंड किया है, ठीक है. तो हमें always there should be a difference, there should be a gradient, right, in the concentration of solution. This is osmosis. Now let's understand this osmosis in respect to plant and animal cells. In respect to plant and animal cells. Suppose let us talk of first animal cells. Animal cells. Let us take an animal cell and place it in isotonic solution. Isotonic solution. This is an animal cell, right? This is an isotonic solution. ठीक है.
आइसोटोनिक सोल्यूशन हमने इसलिए कहा कि इंटरनल dissolved materials, right, inside the cell have equal concentration to this solution. Okay, what will happen? पानी एनिमल सेल से इस सोल्यूशन में जाएगा या इस सोल्यूशन से पानी उधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि देयर विल बी नो डिफरेंस. वहां पे डिफरेंस ही नहीं है. ठीक है, वहां पे डिफरेंस ही नहीं है. ठीक है, अगर कभी कभी इन रेयर केसेस हो भी जाए, अगर पानी से आइसोटोनिक सोल्यूशन से 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, ठीक है, यहां से भी सेल से बाहर 2 मॉलिक्यूल जाएंगे. नॉर्मली वी से there should be a difference in concentration. When we are talking of isotonic solution, there is no question of difference. Real difference होती है. If sometimes movement takes place in two isotonic solutions, it could be equal. It is not net, right? Now this is first scenario. Now come to the second example, right? This is an animal cell, and this is hypotonic solution. Hypotonic solution. What do you mean by hypotonic solution? In respect to the cell. This is hypo because here it has more number of water molecules. So obviously inside the cell जो cytoplasm होगा उसमें hypertonic solution होगा. Hypertonic. Here there will be lesser number of water molecules. As a result, what will happen? Water will move. क्या यहां से यहां जाएगा कि वहां से वहां आएगा? नहीं जी, सोल्यूशन से ही सेल के अंदर के एनवायरमेंट साइटोप्लाज्म में चला जाए. ठीक है, गया पानी गया, क्योंकि पानी तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक मूव करता है. ये एक अच्छा तरीका है. जैसे हम लोग लोअर कंसंट्रेशन तो हायर कंसंट्रेशन बोलते हो ना, इससे आपको कंफ्यूजन होता है. या जैसे आप हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इससे आप बेटर है. ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक ट्रिक है, दैट इज व्हेन द मूवमेंट ऑफ water molecules takes place from hypotonic solution to the hypertonic solution. But for that matter, you should know what actually hypotonic and hypertonic solutions mean. जब आपको पता हो तभी आप ये कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां से आपने एक एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया है. सीधी सी बात है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से पानी सेल के एनवायरनमेंट में साइटोप्लाज्म में जाएगा. ऐसे प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं. दिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस. When water is taken inside the cell from the surrounding medium, right? This is endoosmosis. What will happen? As a result, the size of this cell, animal cell, will increase, right? It will become turgid. Okay? Because of turgidity, there is every possibility that this cell could, break, rupture. Because this is an animal cell. It doesn't have, cell wall, right? As a result, this will, the cell will rupture. And you may see sometimes, when after rupturing this animal cell, because of endoosmosis, तो ये जो इसके कंटेंट सेल के अंदर के आ जाते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है. तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्रैगमेंट्स देखेंगे. You can see the fragments of plasma, and those fragments of, plasma membrane, those are known as ghosts. Right? Now come to the third situation. This is third situation. Let us place an animal cell. Let's place an animal cell into hypertonic solution. Hypertonic. तो obviously बात है, when the solution in which the animal cell has been placed, जिसमें हमने इसको रखा है, that is hypertonic. The inner environment, cytoplasm, inner environment of the cell will be hypotonic. Hypotonic. Obviously बात है. तो पानी कहां से कहां मूव हो जाएगा? अब सेल के अंदर से जो पानी है वो बाहर की जानिब मूव हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है ना सोल्यूशन, that is hypertonic. There the concentration of water is lower, whereas inside the cell the solution is hypotonic. The number of water is higher. Water will come out from the cell into the hypotonic solution. And we say that this process is known as exoosmosis.
what will happen to this cell which has lost the water, right? This will just, this will attain a shape like this. This will become wrinkled, as in case of RBCs, etc. Right? This will become wrinkled. And such cells which have undergone exosmosis, right? Those are known as crenated cells. Crenated, C-R-E-N-A-T-E, crenated cells. Okay? This is the fate of animal cells when they are, compared with isotonic, hypotonic, and hypertonic cells, solutions. Now, let us see the fate of plant cells. What happens to the plant cells? Okay. Now, this is the solution. This is isotonic solution, right? Okay. We have put a plant cell in it. Let us draw the different shape of the plant cell. This is polygonal. वहां पे spherical हमने दिखाया था. तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा. इंटरनल एनवायरनमेंट, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड बाहर जो हमारे पास सोल्यूशन है, इनकी वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है. नथिंग विल हैपन. नो मूवमेंट विल टेक प्लेस. अगर कभी कभी होगा, दो मॉलिक्यूल्स आए, दो मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे वापस. ठीक है ना, जाए. ओके. अब come to the next one. This is, plant cell. We have kept it in hypotonic solution. Obviously, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होगा, उसमें हाइपरटोनिक होगा ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगी. ठीक है, तो पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एंडोऑस्मोसिस. कहते कि नहीं कहते? एंडोऑस्मोसिस. इससे क्या होगा? ये जो एंडोऑस्मोसिस हो गया, इससे ये सेल जो है, एनिमल सेल, थोड़ा बल्जी हो जाएगा. ठीक है, टर्जिड बनने के बाद रप्चर नहीं होगी एनिमल सेल की तरह. यहां पे थोड़ा सा बल्जी हो जाएगी, क्योंकि एनिमल सेल इसलिए रप्चर हुई थी, उसके पास सेल वॉल नहीं था, इसमें बस सेल वॉल है. ये थोड़ा बल्जी हो जाएगी. ठीक है, टर्जिड होने के बाद जब इसको एंडोऑस्मोसिस हो गया, ये सेल थोड़ा बल्ज हो गई, ये थोड़ा एनलार्ज हो गई. हाँ, रप्चर तो नहीं हुई ना, बिकॉज इट हैज द सेल वॉल, इट हैज अ प्रोडक्ट व्हिच इज रिजिड. Though it is flexible, but it is rigid. It doesn't allow the cell to, break down, rupture, whatsoever. Okay. Now let's come to the third situation. Third situation में हमने plant cell को, right, place किया है hypertonic solution में. Hypertonic solution. इसमें place किया है. Obviously, cell का जो internal environment होगा ना, वो तो वो क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा ना. तो पानी कहां से कहां आ जाएगा? अब तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगी. क्या हो जाएगी बेटा? एक्सोऑस्मोसिस. वाटर विल कम आउट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल इनटू दिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. नाउ हियर व्हाट विल हैपन? वहां से जब पानी वापस आया था, तो सेल क्रीनेटेड बाहर आ गया, सेल क्रीनेटेड हो गई थी, रिंकल हो गई थी. यहां समथिंग मोर विल हैपन. व्हाट विल हैपन? आई विल टेल यू. देखिए, यहां पे ये प्लांट सेल है. ठीक है, नॉर्मल शेप अगर इसकी देखेंगे, इसका एक बड़ा सा वाइक्यूल है, यहां पे एक न्यूक्लियस है. अब इस सेल को हमने वी हैव केप्ट इट इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. बिकॉज ऑफ प्लेसिंग this cell into hypertonic solution, this cell has lost water because of exoosmosis. Right? Now what will happen? Maximum of the water will be lost from the vacuole, because maximum of water is stored in vacuole in the form of that cell. In that scenario, what will happen? This vacuole, this will shrink. This cell will become, ulcer, right? It will just take apart the part of a cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म को अपनी ओर खींच लेगा. ठीक है, अपना साइज कम करेगा. कौन? वैक्यूम, क्योंकि पानी लूज करता है ना,
साइज इसका तो है ना, ये तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर सैप व्हाटसोएवर इन इट, राइट। तो ये इस सेल को रिड्यूस करेगा साइज में और साइटोप्लाज्म को भी अपनी जानिब खींच लेगा। ऐसी सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं एंड द फिनोमिनन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या है ये प्लाज्मोलाइसिस? व्हेन वी कीप a plant cell in a hypertonic solution, this plant cell loses water because of exoosmosis, and maximum of the water is lost from the vacuole. As a result, this vacuole shrinks, the size of the cell shrinks, and this vacuole pulls apart maximum of cytoplasm towards it. And we say that this cell is plasmolyzed cell. Now, if we put this plasmolyzed cell again into water, fresh water or hypotonic solution, now this will again absorb water by endoosmosis and it will regain its original shape. This is known as deplasmolysis and the cell is known as deplasmolyzed cell. This is how we explain, understand osmosis in terms of hypotonic, hypertonic, isotonic, plasmolysis, deplasmolysis, right? जो आपके सिलेबस में है, आपने you have to go through these processes very seriously. आप इनको समझोगे, ठीक है? आप, मुझे लगता है कि you will keep learning. अगले वीडियो के लिए बाय, थैंक यू।